बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं गाइडन 78 के पार्ट 2 की वीडियो को। इस पार्ट में इंशाल्लाह रीनल एंड सर्कुलेटरी इफेक्ट्स ऑफ एल्डोस्टेरोन को डिस्कस करेंगे। पहली हेडिंग में उन्होंने एल्डोस्टेरोन के फंक्शन के बारे में बेसिक बताई हुई है। हमें पता है एल्डोस्टेरोन रीनल ट्यूब्यूल में खासतौर पे कलेक्टिंग डक्ट्स वगैरह में और ये जो डिस्टल ट्यूब्यूल होती हैं इन जगहों पे रोल प्ले कर रहा होता है। और यहाँ पे इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? प्रिंसिपल सेल्स में ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है ताकि सोडियम वापस हमारे ब्लड में आ जाए, बॉडी में आ जाए, और इस तरह से पोटेशियम की एक्सक्रीशन करवाता है, पोटेशियम को यूरिन में ज़ाया करवाता है। तो अगर आपके पास एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा तो एल्डोस्टेरोन की ओवर प्रोडक्शन की वजह से बॉडी में सोडियम का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। सोडियम बढ़ेगा तो ज़ाहिर बात है वाटर वगैरह भी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा और पोटेशियम बॉडी में कम हो जाएगा, पोटेशियम कमी हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर एल्डोस्टेरोन की कमी हो जाए तो ज़ाहिर बात है हम सोडियम को रीअब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे, हम कहेंगे बहुत सारा सोडियम ज़ाया हो गया, ठीक है। और पोटेशियम को इस तरह नहीं निकाल सकेंगे, हम कहेंगे जी बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल इंक्रीज कर गया। तो ये बात है जो बेसिक उन्होंने यहाँ पे डिस्कस की हुई थी। फिर हमारे पास आता है कि एक्सेस एल्डोस्टेरोन में क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। देखो, जब एक्सेस एल्डोस्टेरोन होगी तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो एक जहन में बात ये आती है कि यार जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इतनी ज़्यादा होगी तो हमारी बॉडी के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, हमारी बॉडी के अंदर हाइपर ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी, यानी सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जानी चाहिए, हाइपर ऑस्मोलैरिटी। लेकिन हकीकत में हाइपर ऑस्मोलैरिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब बॉडी के अंदर सोडियम बढ़ती है ना, या बेसिकली यहाँ पे सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ती है ना, तो सोडियम के साथ साथ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाती है। सही है के बाद तो जब भी किसी, ये मिसाल के तौर पे एक सॉल्यूट था, ये अगर इतना सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के अंदर लो जी ये एक पर्टिकुलर ऑस्मोलैरिटी होगी, ठीक है। अगर मैंने इसमें सॉल्यूट को बढ़ा दिया तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, लेकिन अगर मैंने इसमें वाटर को भी बढ़ा दिया तो ओवरऑल कंसंट्रेशन जो है वो तकरीबन बराबर रहेगी, ठीक है। तो यही होता है जब एल्डोस्टेरोन ज़्यादा फॉर्म होता है तो बॉडी के अंदर सोडियम भी बढ़ जाता है, वाटर भी बढ़ जाता है, तो ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करती, ठीक। और अगर वाटर कम बढ़े फिर भी ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही हो तो बॉडी में सोडियम ज़्यादा होने की वजह से जो थर्स्ट सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाता है, इंसान बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देता है। तो अल्टीमेटली बात ये होती है कि जितना सोडियम इंक्रीज़ करेगा उतना ही पानी भी इंक्रीज़ कर जाएगा और ऑस्मोलैरिटी जो मेंटेन रहेगी। लेकिन सोचने की बात यह है जब पानी भी इंक्रीज़ कर जाएगा तो ओवरऑल प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा, तो आर्टीरियल प्रेशर वगैरह इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है बात, तो यही बात वो यहाँ पे कर रहे हैं कि जो हाइपर ऑस्मो, अच्छा ये चीज़ देखिएगा गाइडर में ना कई दफ़ा ये जो हेडिंग होती है यही इतनी मुकम्मल किस्म की होती है कि अगर आपके पास टाइम थोड़ा हो तो आप सिर्फ इस हेडिंग को रीड कर लिया करें। जिस तरह यहाँ भी आप देख सकते हैं पूरा सेंटेंस है, यहाँ भी देखते हैं पूरा सेंटेंस है। अब इसमें जितना कुछ लिखा हुआ है ना उसकी समरी इसकी हेडिंग है, एल्डोस्टेरोन इंक्रीजेस रीनल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम। यही बात यहाँ पर सारी बताई हुई है, ठीक। एक्सेस एल्डोस्टेरोन इंक्रीजेस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एंड आर्टीरियल प्रेशर। पता चल गया क्यों? क्योंकि जब वाटर बढ़ जाएगा तो फिर ECF बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फिर आगे उन्होंने कहा बट हैज़ ओनली अ स्मॉल इफेक्ट ऑन प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन। सोडियम कंसंट्रेशन का बहुत थोड़ा इफेक्ट होता है, ये भी समझ में आ गई। आगे फिर लिखा हुआ है एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी कॉजेस हाइपोनेट्रीमिया। जिस तरह से मैंने कहा, हमने ये बात डिस्कस की कि वो बार हाइपोनेट्रीमिया वाली बात बाद में बताता हूँ। अभी ये एक बार नीचे देख लीजिएगा बातों को। लो जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब हुआ बेसिकली ये है कि हमारे पास सोडियम की मिसाल, मतलब हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि हमारे पास हुआ है एक्सेस एल्डोस्टेरोन। जब एक्सेस एल्डोस्टेरोन हुआ है तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो गई है। सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गई है तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़्यादा हो गई है और थर्ड सेंटर भी एक्टिवेट हो गया है। ओवरऑल एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ गया है, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज़ कर गया। जब ब्लड का प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो ये मिसाल के तौर पर हमारे पास वो है ना ग्लोमेरुलाई, ठीक है। अब जब इन ब्लड वेसल्स में ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे ग्लोमेरुलाई में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। सही होगी बात। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज करने की वजह से इतनी ज़्यादा फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगी कि अल्टीमेटली वाटर की और सोडियम की एक्सक्रीशन इंक्रीज कर जाएगी। तो ये जो ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से वाटर और सोडियम की फिल्ट्रेशन इंक्रीज की है, इसको हम नाम देते हैं प्रेशर डाययूरेसिस और प्रेशर नाइट्रियूरेसिस। सही होगी बात। यानी कि एल्डोस्टेरोन इंक्रीज़ किया जिसकी वजह से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो गई। अब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज़ कर गया। ब्लड का प्रेशर इतना इंक्रीज़ कर गया कि एल्डोस्टेरोन के ज़्यादा होने के बावजूद ब्लड प्रेशर ने धक्के से वाटर और सोडियम को निकालना शुरू कर दिया। ब्लड प्रेशर कहता है चाहे एल्डोस्टेरोन सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाई जाए लेकिन मैं इतना सोडियम बाहर निकालूंगा ना कि ऐसी की तैसी अल्टीमेटली सोडियम की जो एक्सक्रीशन है वो नॉर्मल हो जाती है। एक्सक्रीशन तो नॉर्मल हो जाती है लेकिन इसको नॉर्मल रखने के लिए ब्लड प्रेशर बॉडी का इंक्रीज ही रहता है। तो यानी कि एल्डोस्टेरोन जो है वो हाइपर आप कह सकते हो कि प्रेशर बॉडी का इंक्रीज रहता है। पता नहीं इसकी टर्म जो वो ज़हन से कभी निकल जाती है। अच्छा जी, प्रेशर नाइट्रिक यूरेसिस और प्रेशर डाययूरेसिस के थ्रू हम अपनी एक्सक्रीशन जो है उसको नॉर्मल रख लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई।
ये जो सिचुएशन है जिसमें प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हमने वाटर और सोडियम को एक्सक्रीट कर दिया है, इसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन एस्केप। ठीक है, तो कंडीशन बेसिकली इस तरह से हुई थी कि एल्डोस्टेरोन इतना ज़्यादा होता चला जा रहा था कि अल्टीमेटली बॉडी ने हाइपरटेंशन की वजह से एल्डोस्टेरोन को मिस करा दिया। मैं एक दफ़ा दोबारा यह एल्डोस्टेरोन एस्केप को एक्सप्लेन करता हूँ। लो जी, ये देखिएगा, मिसाल के तौर पे ये आ गया मेरे पास एक ग्लोमेरुलाई। ठीक होगी बात, ये इसके अंदर मैंने ये शो कर दिया आपके पास ये कैपिलरीज है। ठीक है, ये कैपिलरी, और ये आ गया हमारे पास बोमेंस कैप्सूल, और आगे पूरा आपके पास नेफ्रॉन है। सही होगी बात। पहले आपके पास थोड़ा थोड़ा सा वाटर और सोडियम जो है वो यहाँ पे फिल्टर आउट हो रहा था। ठीक है, ज़्यादातर सोडियम आपका एल्डोस्टेरोन जो है वो रीअब्जॉर्ब करवा लेता था। बहुत ज़्यादा सोडियम रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। जब ज़्यादातर सोडियम रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, अब यूरिन में सोडियम बहुत थोड़ा निकल रहा है। एल्डोस्टेरोन जो है वो फतह बना रहा है, जीता हुआ है, यस, सोडियम बहुत थोड़ा निकलने दे रहा है। लेकिन जब ये सोडियम बॉडी में इंक्रीज करता जाएगा तो अल्टीमेटली ब्लड में वाटर भी इंक्रीज करता चला जाएगा, ब्लड का आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाएगा। यहाँ पे बहुत प्रेशर हो चुका है। जब ब्लड का आर्टीरियल प्रेशर इतना ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा तो फिर प्रेशर नाइट्रोयूरेसिस और प्रेशर डायोरेसिस की वजह से ब्लड बहुत ज़्यादा सोडियम को फिल्टर आउट करेगा, कहेगा ऐसी की तैसी, बहुत ज़्यादा सोडियम को नेफ्रॉन में भेजेगा। ठीक है, अब एल्डोस्टेरोन तो चाहे कोशिश कर रहा है सोडियम को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करने की, लेकिन हम इतना ज़्यादा सोडियम फिल्टर आउट कर रहे हैं कि फिर भी यूरिन में सोडियम निकल जाएगा। तो एल्डोस्टेरोन का जो मकसद था कि सोडियम यूरिन को ना निकलने दे, वो मकसद काफ़ी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि अब ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन एस्केप, कि बॉडी ने एल्डोस्टेरोन के बावजूद सोडियम की एक्सक्रीशन शुरू कर दी है, लेकिन इस एल्डोस्टेरोन एस्केप को हासिल करने के लिए ब्लड का प्रेशर इंक्रीज रहता है। तो ये वो बात जो यहाँ पर एक्सप्लेन हुई थी। ये तो हमने डिस्कस कर लिया एक्सेस एल्डोस्टेरोन को। दूसरी तरफ आता है हमारे पास एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी। एक्सेस एल्डोस्टेरोन में हमने कहा था सोडियम बॉडी में बढ़ता है तो वाटर भी बढ़ जाता है, यानी कि ऑस्मोलैरिटी तकरीबन बराबर रहती है। लेकिन एल्डोस्टेरोन की कमी में सोडियम ज़्यादा होता है, वाटर को हम ज़ाया नहीं होने देते। इस वजह से बॉडी के अंदर हाइपो ऑस्मोलैरिटी हो जाती है, यानी कंसनट्रेशन फॉल कर जाती है। वाटर कम क्यों नहीं हो जाते? देखो सीधी बात है, अगर हम सोडियम की रिजर्वेशन नहीं करेंगे वाटर की रिजर्वेशन भी कम हो जाएगी, ये बात तो आपकी जायज़ है। लेकिन क्या बॉडी कम वाटर को अफोर्ड कर सकती है? नहीं, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो फिर क्या होगा, हम लोग ADH फॉर्म करेंगे, ADH फॉर्म करके ट्यूब्यूल्स की वाटर परमिबिलिटी इंक्रीज करेंगे। हम कहेंगे यार वाटर को ये आप करो जो मर्जी हो जाए। ठीक, तो अब सोडियम तो कम हो रहा है लेकिन हम वाटर को कम नहीं कर रहे। एक्सेस एल्डोस्टेरोन में क्या हुआ था, बॉडी में सोडियम ज़्यादा हुआ, वाटर भी ज़्यादा कर दिया, हमने कहा भी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रही। अब क्या हो रहा है, सोडियम कम हो रहा है लेकिन वाटर कम नहीं हो रहा। इस वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है जब एल्डोस्टेरोन की कमी होती है। तो एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी में हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, जबकि एल्डोस्टेरोन की इंक्रीज में कंसंट्रेशन सेम रहती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो आखिर में मैंने एक दो जुमलों में बात को सारी को समराइज कर दिया। ऑल राइट जी, अगर ये एल्डोस्टेरोन की कमी में हम वाटर को ना बढ़ाएं तो सारी बात है यार, फिर ब्लड कम हो जाएगा, बहुत थोड़ा रह जाएगा, सर्कुलेटरी शॉक हो जाएगा, ये बहुत सारे इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एक्सेस एल्डोस्टेरोन कॉजेस हाइपोकैलीमिया। अभी तक हमने एल्डोस्टेरोन का सोडियम वाला इफेक्ट पढ़ा था, पोटेशियम वाला इफेक्ट नहीं पढ़ा था। पोटेशियम वाला इफेक्ट जरूरी सी बात है, अगर एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा तो पोटेशियम बहुत ज़्यादा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। पोटेशियम बहुत ज़्यादा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तो बॉडी के अंदर पोटेशियम की कमी हो जाएगी, और जब बॉडी के अंदर पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो मसल वीकनेस हो जाती है। हाइपोकैलीमिया में मसल वीकनेस हो जाती है। ठीक, इसके बरक्स देखो जी, अगर एल्डोस्टेरोन की कमी हो गई, एल्डोस्टेरोन की कमी हो गई तो ये पोटेशियम बाहर निकल नहीं सकेगा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन पोटेशियम को बाहर निकालता था ना। तो एल्डोस्टेरोन की कमी में पोटेशियम बाहर नहीं निकल सकेगा। एज ए रिजल्ट पोटेशियम बॉडी के अंदर इंक्रीज कर जाएगा, बॉडी के अंदर हाइपरकैलीमिया हो जाएगा, जो कि आपके हार्ट को बुरी तरह से डैमेज कर रहा होता है, कार्डियक टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा होता है। तो ये सही बात है जो यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है, लेकिन ये सारी बात भी समराइज सिर्फ हेडिंग में हुई है, देख सकते हैं आप। एक्सेस एल्डोस्टेरोन causes hypokalemia and muscle weakness. Aldosterone deficiency causes hyperkalemia and cardiotoxicity. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये बड़ी एंडो में ना बड़ी मजे की चीज़ है कि अगर आप ये नहीं सारा रीड करना चाह रहे, सिर्फ हेडिंग को रीड करो और आगे चलो। ये बड़ा गाइड में उन्होंने खुद ही अपनी समरी बताई हुई होती है, फिर दोस्त खोलने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, एक्सेस एल्डोस्टेरोन इंक्रीजेस ट्यूबुलर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये बात हमें पता है, एल्डोस्टेरोन सोडियम की जब ऑप्शन करवाती है, पोटेशियम की एक्सक्रीट करवाती है, और हाइड्रोजन की भी सिक्रेशन करवा रही होती है। तो अगर एल्डोस्टेरोन कम होगी, हाइड्रोजन की सिक्रेशन कम हो जाएगी। अगर एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए, बॉडी से निकल जाए तो क्या होगा,
बॉडी में अल्कलॉसिस। तो ये बात उन्होंने की हुई है कि अगर एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा हो जाए, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा बॉडी से निकल जाए तो बॉडी में हाइड्रोजन की कमी होती है, एल्कलॉसिस हो जाता है, तो हम कहते हैं मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस कॉज हो जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट्स सोडियम एंड पोटेशियम ट्रांसपोर्ट इन स्वेट ग्लैंड्स वगैरह। अभी तक हमने ये देखा है कि एल्डोस्टेरोन हमारे पास नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स पे इफेक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन मेनली करवाना ना। एल्डोस्टेरोन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन स्वेट ग्लैंड्स में भी करवा रहा होता है, सलेवरी ग्लैंड्स में भी करवा रहा होता है, इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स के अंदर भी करवा रहा होता है, यानी कि जो आपकी गट है वहाँ पे भी ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है। ये लिखा हुआ है एल्डोस्टेरोन ऑल्सो ग्रेटली इनहेंसेस सोडियम एब्जॉर्प्शन बाय द इंटेस्टाइन्स। हर जगह पे ये कोशिश कर रहा होता है कि सोडियम की एब्जॉर्प्शन वगैरह को इंक्रीज करे, सलेवरी ग्लैंड्स में भी, स्वेट ग्लैंड्स में भी। ओके बात, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। इन सारी जगहों पे जहाँ भी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होगी उसमें रोल किसका होगा? एल्डोस्टेरोन का। बेसिक सी बात थी। सेलुलर मैकेनिज्म ऑफ एल्डोस्टेरोन एक्शन। अब देखते हैं जी एल्डोस्टेरोन अपना एक्शन करता किस तरह से है। एक बात तो आपको पता है, जितने भी प्रोटीन हार्मोन होते हैं ना, वो चूंकि सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाते तो वो सेकेंड मैसेंजर सिस्टम को यूज़ करते हैं, जबकि जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन्स वगैरह होते हैं वो सेकेंड मैसेंजर सिस्टम को यूज़ नहीं करते क्योंकि वो सेल के अंदर जा सकते हैं। सही बात। तो एल्डोस्टेरोन भी नाम से जाहिर है, स्टेरॉन जिसके एंड में आ रहा होता है वो आपको पता है, वैसे ही कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव होने वाले होते हैं, तो ये आराम से सेल की मेम्ब्रेन के अंदर चला जाता है। तो अब हम देखते हैं एल्डोस्टेरोन का एक्शन, मैकेनिज्म एक्शन किस तरह से होता है। ये जो मैकेनिज्म होते हैं ना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। वो पूछ लेते हैं मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म या हाउ डज इट वर्क ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल। खैर, पहला काम क्या होगा जी? एल्डोस्टेरोन मोहतरम जो है वो डिफ्यूज़ कर देंगे, वो सेल के अंदर आ जाते हैं। आओ जी काम करते हैं। ठीक। दूसरा, सेल के अंदर हमारे पास मौजूद होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर प्रोटीन, जिसको आप MR प्रोटीन कह सकते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर प्रोटीन। ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड है तो वो आराम से आके इस रिसेप्टर पे लग जाएगा और अपने काम करना शुरू कर देगा। ठीक है। एल्डोस्टेरोन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, वो इस रिसेप्टर पे लग सकता है। वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि कॉर्टिसोल भी इस रिसेप्टर पे लग सकता है, लेकिन आमतौर पे कॉर्टिसोल मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट्स नहीं रखता। क्यों? क्योंकि ये जो हमने पढ़ा था 11 बीटा हाइड्रोक्सीस्टेरॉइड डिहाइड्रोजनेज टाइप 2 एंजाइम, ये एंजाइम कॉर्टिसोल को कॉर्टिसोन में कन्वर्ट कर देता है और कॉर्टिसोन इस रिसेप्टर पे नहीं लग पाता। इसी वजह से कॉर्टिसोल आमतौर पे इस रिसेप्टर के ऊपर असरअंदाज नहीं हो पाता क्योंकि ये कॉर्टिसोन में कन्वर्ट हो जाता है। सही होगी बात। अगर ये कॉर्टिसोन में कन्वर्ट ना होता तो ये कॉर्टिसोल भी इस रिसेप्टर पे लग के मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट्स कॉज कर सकता था। ठीक था वाली बात, गोली मारो, अभी नहीं कर सकता, छोड़ो। पहले बात हमने कहा एल्डोस्टेरोन सेल में एंटर हो गया, फिर सेल में मौजूद मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर प्रोटीन्स पे लग गया। अब इन रिसेप्टर प्रोटीन्स पे लगने के बाद ये जाएगा सेल के DNA मोहतरम के पास। DNA के बाद आपके पास रिस्पॉन्स एलिमेंट वगैरह होगा और DNA के, ये मिसाल के तौर पे आपका DNA था, DNA के किसी पोर्शन से कहेगा कि यार आप जो है ना प्लीज़ धड़ाधड़ अपना काम इंक्रीज़ करो, तो DNA इस पोर्शन की ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज़ कर देगा, बहुत ज़्यादा mRNA बनाना शुरू कर देगा। ठीक। जब सेल के न्यूक्लियस में mRNA ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा तो इस mRNA को हम भेजेंगे साइटोप्लाज्म में और ये mRNA साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देगा। प्रोटीन्स की प्रोडक्शन बढ़ गई, आपके एल्डोस्टेरोन का काम हो गया। क्यों? क्योंकि एल्डोस्टेरोन बड़ी खास प्रोटीन्स को बढ़ाता है। कौन सी प्रोटीन्स को बढ़ाता है? देखो, एल्डोस्टेरोन का काम क्या था? सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाना, पोटेशियम की एक्सक्रीशन को बढ़ाना। ये काम कौन सा एंजाइम कर रहा है? सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। तो एल्डोस्टेरोन सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। जब एल्डोस्टेरोन आएगा तो ये पंप्स ज़्यादा हो जाएंगे, सेल में ज़्यादा हो जाएंगे, ज़रिए बचा सोडियम की डोज बढ़ जाएगी, पोटेशियम की एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी। वेरी सिमिलरली ये तो आपका बेसोलेटल मेम्ब्रेन है ना, लुमिनल मेम्ब्रेन पे सोडियम को रिजॉल्व करने के लिए सोडियम चैनल्स भी चाहिए होते हैं और पोटेशियम चैनल्स भी चाहिए होते हैं। तो ये सोडियम चैनल्स और पोटेशियम चैनल्स को भी इंक्रीज़ कर देता है। ना सिर्फ इंक्रीज़ करता है बल्कि हो सकता है कुछ सोडियम और पोटेशियम चैनल्स यूँ सेल में वेले पड़े हुए हों। ठीक है। तो जितने भी चैनल्स वेले पड़े हुए होते हैं उनको ये जाकर मेम्ब्रेन पे लगा जाता है कि यार तुम भी काम करना शुरू करो। तो मल्टीपल तरीकों से जो प्रोटीन्स फॉर्म हो रही होती हैं, जो एंजाइम्स फॉर्म हो रहे होते हैं, वो सारे मिल मिला के आपके पास ये सोडियम की रिजॉर्प्शन इंक्रीज़ करते हैं, पोटेशियम की एक्सक्रीशन इंक्रीज़ करते हैं। तो हमने देखा एल्डोस्टेरोन किस तरह से काम करते हैं। मेनली ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को अफेक्ट कर रहा होता है और DNA के ऊपर जाकर इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। अब एक सीधी सी बात है, इस पैराग्राफ में जो बात डिस्कस की हुई है कि हमने देखा एल्डोस्टेरोन को असरअंदाज होने के लिए पहले पूरा DNA पे आएगा, ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाएगा, ट्रांसलेशन को बढ़ाएगा, फिर ये असरअंदाज होगा ना। तो इसका मतलब है एल्डोस्टेरोन को काम करने में तकरीबन 45 मिनट लग जाते हैं। सही होगी बात। आप जब एल्डोस्टेरोन इंजेक्ट करोगे, इंजेक्ट करने के तकरीबन 30 मिनट्स बाद जाके ये mRNA बहुत सारा बन जाएगा और फिर टोटल तकरीबन 45 मिनट्स बाद जाके एल्डोस्टेरोन अपना असर दिखाना शुरू होगा। लेकिन हमने देखा एल्डोस्टेरोन इंजेक्ट करने के बाद फौरी तौर पर भी कुछ ना कुछ असरात होते हैं। तो हमने कहा कि कुछ ना कुछ पॉसिबल नॉन जिनोमिक एक्शंस भी हैं एल्डोस्टेरोन के। एक तो देख लेना एल्डोस्टेरोन का जिनोम पे क्या इफेक्ट है, वो तो है ही है। बेसिक सबसे तगड़ा तो यही होता है, मेन तो यही होता है।
लेकिन कुछ ना कुछ इफेक्ट एल्डोस्टेरोन फौरी तौर पे भी करता है। इसका मतलब है कि जीन्स के अलावा भी कुछ ना कुछ कर रहा है। तो वो फिर हमारा ख्याल है कि ये जो हमारे पास सेकंड मशीनरी सिस्टम होते हैं उन पे भी जाके एल्डोस्टेरोन लगता है। वैसे भी हमने देखा कुछ सेल्स में कि जब ये एल्डोस्टेरोन दिया ना तो उनके अंदर साइक्लिक एएमपी इंक्रीज कर गया। सेकंड मशीनरी ना साइक्लिक एएमपी एक, तो हमने कहा यार कोई साइक्लिक एएमपी के थ्रू भी काम करवाता होगा, क्या करवाता होगा इसकी डिटेल्स हमें नहीं पता। वेरी सिमिलरली कुछ सेल्स में हमने देखा कि एल्डोस्टेरोन को इंजेक्ट करने से फॉस्फोलिपिडेज वगैरह भी इंक्रीज कर रहे हैं। हमने कहा यार ये जो फॉस्फोइनोसिटोल वाला सेकंड मशीनरी सिस्टम होता है इसके थ्रू भी कुछ ना कुछ काम शायद करवाता हो। तो हमें ये पता चल चुका है कि जीन्स के अलावा कुछ ना कुछ नॉन जीनोमिक इफेक्ट्स ऑफ एल्डोस्टेरोन भी होते हैं। पिछले चैप्टर में थायराइड हार्मोन वाले में हमने यही कहा था कि थायराइड हार्मोन भी, अच्छा थायराइड हार्मोन और एल्डोस्टेरोन में जो ना इनके एक्शंस काफ़ी सिमिलर हैं। थायराइड हार्मोन भी हमने कहा था जीन्स पे इफेक्ट कर रहे थे, वहाँ पे आपको याद होगा रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर वगैरह थे, ये रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर अंदर गए थे, डीएनए को इंक्रीज किया था। ठीक है, थायराइड हार्मोन भी ऐसे ही काम कर रहे थे, एल्डोस्टेरोन भी ऐसे ही काम कर रहा है। थायराइड हार्मोन के भी कुछ ना कुछ नॉन जीनोमिक इफेक्ट थे जो हमने कहा था आयन चैनल्स को रेगुलर करके और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को रेगुलर करके होंगे। इसके भी कुछ ना कुछ नॉन जीनोमिक इफेक्ट हैं। इन चीज़ों को ना रिलेट करना इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो बाद में जब एग्जाम में नॉन जीनोमिक आएगा ना तो आपके जहन में इसके नॉन जीनोमिक इफेक्ट्स और उसके नॉन जीनोमिक इफेक्ट्स जो वो कंफ्यूज हो रहे होंगे। सही होगी बात। अच्छा जी, आगे आता है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन के लेवल को रेगुलेट किस तरह से किया जाए। वैसे तो ये हम रीनल फिजियोलॉजी में डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हमने एक बात तो ज़रूर कर ली थी कि एल्डोस्टेरोन की रेगुलेशन और कॉर्टिसोल की रेगुलेशन वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। यहाँ पे हमने कहा था कि ये इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म होते हैं। एल्डोस्टेरोन को मेनली हमने क्या कहा था कौन रेगुलेट कर रहा होता है, एंजियोटेंसिन 2, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं एड्रेनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रेगुलेट कर रहा होता है। खैर एनीवे उस पर हमें बात देखते हैं। एल्डोस्टेरोन के अगर फंक्शन आपको पता होंगे ना तो सारा समझ में आएगा यार कौन कौन सी चीज़ें रेगुलेट कर रही है। एल्डोस्टेरोन का काम होता है बॉडी में से पोटेशियम को निकालना, ठीक है, तो जब बॉडी में इंक्रीज पोटेशियम होगा एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट हो जाएगा, गुड होगी बात। उसके अलावा एंजियोटेंसिन 2 की कंसंट्रेशन भी एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करती है, ठीक हो गया। उसके अलावा एल्डोस्टेरोन का काम होता है बॉडी में सोडियम को इंक्रीज करना, ठीक है, तो अगर बॉडी में सोडियम की कमी होगी एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट हो जाएगा, और अगर बॉडी में सोडियम बहुत ज़्यादा हुआ तो एल्डोस्टेरोन इनहिबिट होगा। यही वो कह रहे हैं कि इंक्रीज सोडियम आयन कंसंट्रेशन एल्डोस्टेरोन को डिक्रीज कर देती है, गुड होगी बात। अच्छा, एल्डोस्टेरोन का काम होता है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाना, जिससे वाटर की भी एब्जॉर्प्शन होती है, आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, और अगर बॉडी में ऑलरेडी ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से हार्ट स्ट्रेच हुआ और एट्रियल नाइट्रिक यूरेटिक पेप्टाइड रिलीज हुआ, तो फिर इसका मतलब है एल्डोस्टेरोन को अब कम हो जाना चाहिए। तो यही बात तो कर रहे हैं कि एट्रियल नाइट्रिक यूरेटिक पेप्टाइड की मौजूदगी में एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। सही होगी बात। अच्छा, फंक्शन पता होगा तो सारी बातें आपको, ये सारी रेगुलेशन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। वेरी सिमिलरली ACTH एड्रेनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, वैसे तो हमने कहा था कि ये कॉर्टिसोल को रेगुलेट कर रहा होता है, एल्डोस्टेरोन को खासतौर पर रेगुलेट नहीं करेगा, लेकिन इसके लिटिल इफेक्ट्स, थोड़े बहुत इफेक्ट इसके एल्डोस्टेरोन पे भी होते हैं। बड़ा इसका परमिसिव किस्म का रोल है, वो आगे जाकर मैं भी आपको बताता हूँ। तो ये सारी चीज़ें रेगुलेट कर रही होती हैं एल्डोस्टेरोन को, लेकिन इन सारी चीज़ों में सबसे तगड़े तरीके से क्या क्या कुछ रेगुलेट कर रहा होगा, पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन और एंजियोटेंसिन 2, ये सबसे तगड़े रेगुलेटर्स हैं एल्डोस्टेरोन के। तो एल्डोस्टेरोन को सबसे ज़्यादा रेगुलेट पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन और एंजियोटेंसिन 2 कर रहा होता है। एंजियोटेंसिन 2 ज़्यादा होगा तो एल्डोस्टेरोन की धड़ाधड़ फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन अगर हमारे ब्लड में थोड़ी सी भी इंक्रीज कर जाए तो एल्डोस्टेरोन फट ज़्यादा हो जाएगा ताकि वो पोटेशियम को बॉडी से एक्सक्रीट कर सके, यूरिन में ज़्यादा से ज़्यादा डाल सके। तो ये वाली बात समझ में आ गई। उसके अलावा फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म जो होते हैं हमारी बॉडी में वो सिंपल चीज़ें हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा पैराग्राफ है, कोई इसमें एज सच डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। ये जो है ना, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से हमें वो समझाना ये चाह रहे हैं कि अब आपको अंदाज़ा होगा कि एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन वगैरह पे एंजियोटेंसिन 2 का कितना बड़ा रोल है। ठीक, यहाँ पे एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल, यहाँ पे कॉर्टिसोल को लेके आए यार, मैं एल्डोस्टेरोन पढ़ रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत थी, वो यहाँ पे इसलिए इसको लेके आए हैं। शुरू में हमने कहा था ना इन दोनों की रेगुलेशन इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, वो इस ग्राफ से सिखाने लगे हैं आपको कि जो चीज़ इस पर असरअंदाज हो रही है वो इस पर उतनी असरअंदाज नहीं होती। सही होगी बात। अच्छा जी, चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं जी। एक बंदे को हमने सोडियम उसकी डाइट में कम कर दिया, ठीक है, लो सोडियम डाइट देना शुरू हो गए। जब एक लो सोडियम डाइट देते हो तो क्या होना चाहिए, एल्डोस्टेरोन को बढ़ जाना चाहिए ना, क्योंकि एल्डोस्टेरोन सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक होगी बात। तो लो सोडियम डाइट में एल्डोस्टेरोन को इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमने बॉडी में एंजियोटेंसिन 2 को कम कर दिया, क्योंकि आपको पता है एंजियोटेंसिन 2 बनाने के लिए आपके पास होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इस कन्वर्टिंग एंजाइम का इनहिबिटर हमने दे दिया है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर हमने इस बंदे में इंजेक्ट कर दिया है, तो यानी कि इस बंदे में एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन नहीं हो पा रही। ठीक,
तो हालांकि एल्डोस्टेरोन की ज़रूरत है सोडियम के खातिर, लेकिन एल्डोस्टेरोन की फॉर्मेशन बहुत कम हो गई है। तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं होगा तो एल्डोस्टेरोन की फॉर्मेशन नहीं बढ़ सकेगी। वेरस कॉर्टिसोल की फॉर्मेशन थोड़ी बहुत इंक्रीज़ कर गई है, कॉर्टिसोल को एंजियोटेंसिन 2 की गैर मौजूदगी का इतना असर नहीं हुआ। सही होगी बात। और फिर जब हमने एंजियोटेंसिन 2 इंजेक्ट किया तो एंजियोटेंसिन 2 इंजेक्ट करते साथ एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन एकदम नॉर्मल के करीब चली गई। वेरस इसको एंजियोटेंसिन 2 के इंजेक्शन से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। ये बयामी इसको नहीं खास फर्क पड़ रहा एंजियोटेंसिन 2 के ना होने से या एंजियोटेंसिन 2 के होने से। ठीक है, इसको बस यही लिहाज कर लेते हैं कि यार एल्डोस्टेरोन बहुत थोड़ा हुआ है तो चलो शर्मा शर्मी मैं थोड़ा ज़्यादा हो जाता हूँ, या चलो एल्डोस्टेरोन नॉर्मल हो गया तो मैं भी अब वापस नॉर्मल हो जाता हूँ। तो ये सिर्फ यही देख रहा होता है कि यार चलो अगर एल्डोस्टेरोन नहीं सही काम कर पा थोड़ा बहुत मैं उसका काम संभालने की कोशिश करता हूँ, वरना इसको एंजियोटेंसिन 2 से खास फर्क नहीं पड़ा, ना इसका खास मेटाबोलिक इफेक्ट होता है। सही है बात। लेकिन एल्डोस्टेरोन पे एंजियोटेंसिन 2 बहुत तबाही किस्म का इफेक्ट रखता है। तो हमने देख लिया एंजियोटेंसिन 2 भी बहुत ज़्यादा रोल रखता है, पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा रोल रखता है। बाकी जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, सोडियम आयन कंसंट्रेशन, एट्रियल नाइट्रिक यूरेटिक पेप्टाइड और ACTH, इन चीज़ों का बहुत बस वो थोड़ा बहुत इफेक्ट ही होता है। वो बता रहे हैं कि तकरीबन 10% मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है इनका। सही के बाद मामूली सा इफेक्ट होता है इनका एल्डोस्टेरोन पे। हाँ अलबत्ता अगर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हो, मिसाल के तौर पर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन 10 to 20% इंक्रीज डिक्रीज कर जाए तो फिर वो भी कुछ ना कुछ आपके एल्डोस्टेरोन को इफेक्ट कर लेगा। अच्छा जी, ACTH की हमने एक चीज़ नोट की, अगर यूँ कहो ना कि भाई जितना ACTH ज़्यादा होगा उतना एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ACTH का एल्डोस्टेरोन की रेगुलेशन पे रोल नहीं होता, कॉर्टिसोल पे रोल होता है। लेकिन हमने देखा है कि जिन लोगों में ACTH बिल्कुल ही ना हो ना, उनमें एल्डोस्टेरोन बन ही नहीं पाता। तो फिर हम इस वजह से कहते हैं कि ACTH का एक परमिसिव रोल है कि अगर थोड़ा बहुत ACTH होगा ना तो बस ठीक है, हम कहते हैं हमें इजाज़त मिल गई है, परमिशन मिल गई है, अब हम एल्डोस्टेरोन बना सकते हैं। ज़्यादा कम बनाएंगे हम एंजियोटेंसिन की ताबेदारी करते हुए, ज़्यादा कम बनाएंगे हम उसकी पोटेशियम की ताबेदारी करते हुए। ठीक है, अब कितना ज़्यादा एल्डोस्टेरोन बनेगा कितना कम एल्डोस्टेरोन बनेगा इसमें ACTH का किरदार नहीं है। हाँ लेकिन अगर ACTH बिल्कुल ही ना हुआ तो फिर वो एल्डोस्टेरोन को बनने नहीं देता। ठीक है, तो ACTH की थोड़ी सी कंसंट्रेशन ज़रूरी होती है एल्डोस्टेरोन के बनने के लिए, बाकी फिर एल्डोस्टेरोन ज़्यादा बनना है कम बनना है वो ACTH का रोल नहीं है। थैंक यू वेरी मच। बाकी इंशाल्लाह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को हम पार्ट 3 की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।